नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कल देश की राजनीति में दो बड़ी अहम घटनाएं हुई थी, जिसमें से एक घटना के बारे में तो आपको विस्तार से पता होगा, क्योंकि इस देश के तमाम न्यूज चैनल और आज के तमाम अखबार आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार महिलाओं को आरक्षण देने वाला एक बिल लेकर आई थी, संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी, जिसको विपक्षी राजनीतिक दलों ने पारित नहीं होने दिया। लेकिन इस बात पर आप भरोसा करें, इस बात पर आप यकीन करें, इससे पहले जाकर तीनों बिलों के नाम पढ़ लीजिएगा, उसमें कहीं भी महिला आरक्षण नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में जब बिल पास हो गया था, जिसको अभी आनन फानन में ही कुछ दिन पहले लागू कर दिया गया, तो फिर ये कौन सा बिल था, किस लिए लाया गया था? विपक्षी दलों के आरोपों को सिर्फ आरोप मानकर खारिज मत कर दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि परिसीमन, बिना जनगणना के परिसीमन का झोलझाल इस देश की मोदी सरकार क्यों करना चाहती थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया होगा, कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं, मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के साथ ही इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने को भी कह दिया गया है। यानी दो बड़ी खबर है। अब इसको संयोग मात्र ही कहा जा सकता है, या फिर आपके दिलो दिमाग में अगर कुछ और आ रहा होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो इतने लंबे समय से सदन के सांसद बनते आ रहे हैं, उन पर क्या आरोप लगाया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि दो देशों की नागरिकता उनके पास है, जो कि अवैध है, गलत है। दो देशों का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए और इस संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर कर जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। याद दिलाता चलूं आपको कि इसी तरह के एक मामले को जो राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट एक समय पर खारिज कर चुकी है। यहां तक कि एमपी और एमएलए की अदालत भी खारिज कर चुकी है। लेकिन हाई कोर्ट को कुछ न कुछ तो नजर आया होगा और हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कर जांच करने के आदेश दे दिए हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर, तमाम एंगल मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, मानहानि के मामले में जो 2 साल की सजा मिली थी, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। और इस मामले में अगर जांच में तथ्य सामने आते हैं और कुछ बातें आगे बढ़ती है, तो इस बार सिर्फ राहुल गांधी की सांसदी ही नहीं जाएगी, बल्कि उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाएगा। क्या है ये मामला, एक एक करके तथ्य मैं आपके सामने रख देता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा, एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, सीबीआई इसकी जांच करेगी। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश है ये। कोर्ट ने यह आदेश कर्नाटक भाजपा के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर दिया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाया था। 28 जनवरी 2026 को, अब एक एक तार जोड़ते चले जाइएगा, 28 जनवरी 2026 को एमपी एमएलए कोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की याचिका को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से नागरिकता के संबंध में कोई नया या ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उस समय अदालत ने माना था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट को लगाए गए आरोपों की सत्यता पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुनवाई के दौरान जज सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को निर्देश दिए थे कि मामले से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज पेश करें। मंत्रालय ने केस से जुड़ी सभी फाइलें हाई कोर्ट में पेश की। विघ्नेश शिशिर का दावा है कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता तक रहे हैं, वहां चुनावों में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद है। अब आगे आ जाइए, इस मामले में किन धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था कुछ साल पहले, यह भी बताऊंगा।
याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं के साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता से जुड़ा विषय है, गंभीर विषय है। शुक्रवार को सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से वकील डॉक्टर बीके सिंह पेश हुए थे, जबकि केंद्र सरकार का पक्ष वकील एसबी पांडे ने रखा। ये भास्कर की खबर है, पूरा विस्तार से उन्होंने छापा है। याचिकाकर्ता विघ्नेश पांडे की तरफ से विद्येश्वरी पांडे कोर्ट में पहुंचे थे। आपको बता दूं कि शुरू में यह शिकायत रायबरेली की, जहां से राहुल गांधी इस बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं, रायबरेली में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2025 को इस मामले को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। और यह भी आपको बताता चलूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, बताऊंगा आपको कि केंद्र सरकार के मोर्चे पर क्या हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी उस समय के जो तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस रंजन गोगोई, उन्होंने कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर पर मेंशन करती है तो क्या ऐसा कर देने से ही वे ब्रिटिश नागरिक हो गए। सीजीआई गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने उस समय कहा था कि हम यह याचिका खारिज करते हैं, इसमें कोई आधार नहीं है। याचिका में कहा गया था कोर्ट राहुल की नागरिकता के बारे में मिली शिकायत पर जल्द फैसला करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दे। याचिका में राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की भी मांग की गई थी। और उस समय याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल ने ब्रिटेन की कंपनी के 2005-06 के सालाना ब्यूरो का जिक्र किया था, जिसमें कथित तौर पर राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। राहुल गांधी के खिलाफ, शायद राहुल गांधी इस देश के इकलौते ऐसे विपक्ष के नेता होंगे जिनके खिलाफ इस देश के कई राज्यों में अलग अलग तरह के कई मामले चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये नए मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देकर सीबीआई जांच करवाने तक को कह दिया गया है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, राहुल गांधी के खिलाफ यूपी में 3 और मामले चल रहे हैं, बाकी पूरे देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक केस सुल्तानपुर कोर्ट में चल रहा है, जो वर्ष 2018 का है, जिसमें बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर मानहानि का आरोप लगाया था। लखनऊ की एक अदालत में वीर सावरकर पर दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर भी मुकदमा चल रहा है और हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चल रहा है। और इससे पहले जिस मामले में सांसदी गई थी, मोदी सरनेम के मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा अधिकतम सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी और उस मामले में 4 अगस्त को, उसी समय यानी 24 मार्च 2023 को सदस्यता चली गई। लेकिन उसके बाद जब अगस्त में उनके सजा पर स्टे लग गया तो फिर उनकी सदस्यता जो है वो दोबारा से बहाल कर दी गई। लेकिन इस मामले में सिर्फ और सिर्फ उनकी सदस्यता ही नहीं जाएगी, उनको जेल भी जाना पड़ेगा। और मोटे तौर पर क्या होगा, एफआईआर की जांच के बाद क्या होगा, पुलिस रायबरेली की कोतवाली में दर्ज होगा, केस दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू करेगी। नागरिकता, पासपोर्ट, विदेशी संबंधों से जुड़े दस्तावेज खंगाले जाएंगे। डिजिटल और आधिकारिक रिकॉर्ड विदेश मंत्रालय का, गृह मंत्रालय से जानकारी ली जाएगी। उसके बाद नोटिस और पूछताछ होगा, यानी सीधे गिरफ्तारी की बजाय पहले नोटिस, सीआरपीसी के 41A के तहत नोटिस भेजा जा सकता है। राहुल गांधी से पूछताछ होगी, उन दस्तावेजों पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उसके बाद पुलिस जो है वो सबूत जुटाना शुरू करेगी, पासपोर्ट का, नागरिकता का रिकॉर्ड, कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े दस्तावेज, सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट, गवाहों के बयान। और फिर गिरफ्तारी या राहत की बात आएगी कि अगर जांच में पर्याप्त गंभीरता और पर्याप्त सबूत दिखते हैं तो गिरफ्तारी संभव है, अन्यथा बिना गिरफ्तारी की भी जांच पूरी हो सकती है। आरोपी कोर्ट से अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल का आग्रह भी कर सकता है, ले सकता है। चार्जशीट या क्लोजर, जांच पूरी होने के बाद 2 स्थिति है, आरोप सही पाए गए तो पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी, मामला ट्रायल में जाएगा, और आरोप साबित नहीं हुए तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होगी, कोर्ट केस खत्म कर सकता है।
कोर्ट में ट्रायल, अगर चार्जशीट दायर होती है तो कोर्ट में जब ट्रायल होगा तो चार्जशीट फाइल होगी, सबूत और गवाह पेश होंगे, अभियोजन वर्सेस बचाव पक्ष की बहस होगी और उसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा। अगर ये साबित हो जाता है कि उनके पास दोहरी नागरिकता है तो सजा भी हो सकती है, जिसमें जेल और जुर्माना दोनों ही है। 2 साल से ज्यादा जैसे कि उनकी सजा हुई, एक बार फिर से उनकी सांसदी खत्म हो जाएगी और अगर साबित हो जाता है कि वो ब्रिटिश नागरिक है तो इस देश में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उन पर हमेशा हमेशा के लिए रोक लग जाएगी। फिर नागरिकता, इस केस में पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946, ये भी 2 तथ्य जुड़े हुए हैं। तो नागरिकता की वैधता की जांच के बाद पासपोर्ट रद्द हो सकता है अगर उनके पास दोहरी नागरिकता का सबूत मिल जाए। इसमें केंद्र सरकार की अहम भूमिका होगी। अगर सजा होती है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील और अंतिम फैसला जाहिर तौर पर ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट करेगी, जो कुछ साल पहले इस तरह के मामले को खारिज कर चुकी है। यहाँ 2-3 तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है। मैंने सिर्फ तथ्य आपके सामने रख दिए हैं, यहाँ 2-3 तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले अदालत बार बार गृह मंत्रालय से लगातार न जाने कितनी बार राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े तथ्य मांगती रही, लेकिन गृह मंत्रालय पेश नहीं कर पाई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उस समय के भाजपा सांसद, आजकल तो मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, उन्होंने क्या क्या वो कह रहे हैं वो पब्लिकली कहना ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक शिकायत की थी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर। उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे। लोकसभा में बाहर निकले, ये 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात है। बाहर निकले, राजनाथ सिंह से पूछा गया, राजनाथ सिंह ने नोटिस भी गृह मंत्रालय ने भेजा था। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास एक शिकायत आई है और उस शिकायत की जांच करना जरूरी है, तो हमने आगे की कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2019 से 2026 अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है, अगर राहुल गांधी के पास 2 देशों की नागरिकता है, अगर राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट है, तो इसको पता लगाने में केंद्र की मोदी सरकार को कितना समय लगता है, आप खुद सोच कर देखिएगा। और कर्नाटक के एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश में आकर मामला दर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? लड़ते हैं, खारिज हो जाता है, उसके बाद दोबारा चले जाते हैं। इन तमाम चीजों को समझना, इन तमाम चीजों को जानना बहुत जरूरी है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अदालत पर कोई टिप्पणी मत कीजिएगा, लेकिन जो राजनीतिक दल और सरकार का जो रवैया है, उस रवैये को लेकर आपका क्या मानना है, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को भी देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर पर अगर मैं आऊं, उससे पहले जैसा कि अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, सीबीआई को ट्रांसफर करेगी। सीबीआई का मतलब केंद्र सरकार, और सीबीआई के बारे में तो अदालत ही एक बार कह चुकी थी कि वो तोता है पिंजरे में बंद, बाकी आप ज्यादा समझदार है। और अब राहुल गांधी के करियर पे आ जाते हैं। राहुल गांधी इस देश की राजनीति में वर्ष 2004 में आए थे और 2004 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़कर जीतकर वो सांसद पहुंचे थे। तो 2004 में वो चुनाव जीते, 2009 में वो चुनाव जीते, 2014 में वो चुनाव जीते, लगातार 3 बार वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीते। 2019 में वो 2 जगह से लड़े, उत्तर प्रदेश के अमेठी से और केरल के वायनाड से। 2019 में अमेठी की जनता ने उनको हराकर स्मृति ईरानी को चुनाव जिताया, लेकिन वो केरल के वायनाड से लोकसभा के सांसद बन गए। तो आप 4, 9, 14, 19 लगातार 4थी बार वो लोकसभा के सांसद बने और 2024 में वो फिर से वापस उत्तर प्रदेश आ गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा, जीते और वर्तमान में वो सांसद है। मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, 4, 9, 14, 19, 24 लगातार 5 बार वो लोकसभा के सांसद बने हैं और 2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार में 14 भी जीते सांसद, 19 भी जीते, 24 भी जीते। सीट भले ही अलग अलग बदलती रही, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी सरकार के पास उनकी ब्रिटिश नागरिकता या उनकी विदेशी नागरिकता को लेकर या उनकी दोहरी नागरिकता को लेकर कोई सबूत होता, तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह अब तक चुपचाप बैठे रहते? बहुत सारी बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके तार जोड़ना बहुत जरूरी है। और तथाकथित महिला आरक्षण बिल जो ये लेकर आए थे, जिसमें ये बुरी तरह से फंसते हुए नजर आए, वो अपने आप में सरकार के लिए एक किरकिरी का सबब बन गया है। सरकार को अब समझ में नहीं आ रहा कि उससे वो कैसे उबरे। और कल
कई चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ विपक्षी राजनीतिक दलों से सरकार अपील कर रही थी, पर्दे के पीछे से उनको साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये बिल गिरा ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद बैनर और पोस्टर के साथ संसद भवन परिसर में हंगामा करती हुई नजर आई, विरोध करती हुई नजर आई, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी राजनीतिक दलों को महिलाओं का विरोधी बताती हुई नजर आई। ये सब तैयारियां पहले से थी, क्योंकि कुछ मिनटों में तो ये सब तैयार नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि जो बात एक आम व्यक्ति भी समझ सकता है कि सरकार के पास 2/3 समर्थन नहीं है। जब विपक्षी दल साथ देने को तैयार नहीं थे, विपक्षी दल कह रहे थे हमें बताइए तो सही कि क्या है आपके बिल में, हमारे साथ बैठक कीजिए, सर्वदलीय बैठक कीजिए, प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने उस पर हमेशा की तरह ध्यान नहीं दिया, और जब वो बिल लेकर आए तब वो चाहते थे कि विपक्ष उनके साथ खड़ा नजर आए, और जब विपक्ष ने इनकार कर दिया, सरकार को पहले से ही पता था कि 2/3 बहुमत इस बिल को पास करवाने के लिए उनको नहीं मिलने जा रहा है। 2023 में जो बिल, यही महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ था, उसको पता नहीं क्यों 3 साल तक बक्से में क्यों रखा गया, और फिर आनन फानन में इधर सदन का सत्र शुरू हो जाता है, यहां आधी रात को उसको आप लागू कर देते हैं। तो जब वो बिल पास ही हो गया था, उसको लागू ही करना था, तो फिर ये अलग से 3 बिल लाने की जरूरत क्या थी। इन तीनों बिलों के नाम अपने आप में बहुत कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष का आरोप बिल्कुल सही नजर आ रहा है, और आज से भारतीय जनता पार्टी बड़े लेवल पर प्रदर्शन करने जा रही है, और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जारी है, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जारी है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करेगी। गरजते बरसते हुए प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, नितिन नवीन हो, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंता बिस्वा शर्मा हो, ये जब जब पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में चाहेंगे इसी मुद्दे पर गरजते बरसते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या देश की महिलाएं इनके इरादे को समझ नहीं पा रही? मैं अपने महिला दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, आपको मोदी की इस लाइन पर कितना भरोसा है कि विपक्ष महिला विरोधी है, या आपको राहुल गांधी, अखिलेश यादव की इस लाइन पर कितना भरोसा है कि सरकार नापाक मंसूबों के साथ एक खतरनाक बिल लेकर आई थी परिसीमन का, जिसके ऊपर से वो कहते हैं ना कवर जल्द चढ़ा दी गई थी महिला आरक्षण का, क्योंकि उस पूरे बिल में महिला आरक्षण का नाम कहीं नहीं था। और बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी का पूरा प्लानिंग आ गया है कि बीजेपी देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी, विपक्षी दलों को महिला विरोधी बताते हुए। और इस विरोध प्रदर्शन में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि एनडीए गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे, क्योंकि कल जो है वो बिल गिरने के बाद एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ ली थी, और उसी में यह तय किया गया कि जैसे बाहर महिला सांसद बीजेपी और एनडीए के प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, और उसके बाद अब देश भर में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? मैं फिर से बार बार वही सवाल उठा रहा हूं। देखिए, हमारा काम तथ्यों को आपके सामने रखना है, अंतिम फैसला करना, जज करना तो आपका काम है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह की बिल लाने के पीछे मंशा क्या थी, जबकि उनके पास नंबर नहीं था। यह महिला आरक्षण का कवर क्यों चढ़ाया गया, जब 2023 में ही महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका था? सरकार चाहती क्या थी? सरकार का मंसूबा क्या था? सरकार इस संसद के सत्र के लिए, विशेष नहीं एक्सटेंशन ही होगा, लेकिन आपने अलग से संसद का सत्र क्यों बुलाया, और इस सत्र से आपकी उम्मीद क्या थी? 1 घंटे बाद फिर से संसद की कार्रवाई शुरू होने जा रही है, उसमें सरकार क्या बोलेगी, क्या एजेंडा है, इन तमाम चीजों पर भी नजर बनाए रखनी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो स्पेशल व्यूअर, स्पेशल मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे जो न्यूनतम राशि है, जो मेंबरशिप की कैटेगरी है, सबसे छोटी राशि 89 रुपए महीने की है। तो आगे बढ़िए, सोच क्या रहे हैं? 89 रुपए महीने खर्च करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो हमारे स्पेशल व्यूअर, स्पेशल मेंबर जरूर बनिए। वीडियो पसंद आया तो 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पेशल मेंबर, व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी तरह से बने रहिए हमारे साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।